समाविया जब अपने छोटे से फ्लैट के कमरे से बाहर निकली तो सामने का हॉल धुंधला सा लग रहा था, जैसे आंखें नींद से अभी मुकम्मल बेदार नहीं हुई। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सोफे के पास आकर बैठ गई और दोनों हाथों से अपनी पेशानी थाम ली, जैसे रात की कोई अधूरी याद उसके जहन में हथौड़े की तरह दस्तक दे रही हो। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी और साथ ही हंडिया में अंडों के फ्राई होने की आवाज़ भी उभरती जा रही थी। महमूना, जो उसकी पुरानी दोस्त थी और पिछले 2 सालों से उसके साथ ही रहती थी, नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने 2 प्लेटें मेज़ पर रखी, फिर चाय के 2 कप रखे और अपनी गर्दन मोड़कर कहा, आज की खबर सुनी तुमने? समाविया ने आंखें खोले बगैर जवाब दिया, मैं पहले कहाँ अखबार पढ़ती हूँ, मुझे खबरों से क्या लेना देना। समाविया की आवाज़ में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो बोलने के लिए बोली हो, दिल से नहीं। महमूना ने उसकी जानिब देखकर धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें आज की खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए थी। जब तुम वो खबर पढ़ोगी तो तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। समाविया ने हैरत से सर उठाया, क्या मतलब? क्या है आज के अखबार में? महमूना ने बगैर कुछ कहे अखबार उसके हाथ में थमा दी और उंगली से पहली सुर्खी की जानिब इशारा किया। समाविया ने जैसे ही सुर्खी पढ़ी, उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। लिखा था कि मशहूर बिजनेसमैन हादी खान अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है। उस एक जुमले ने गोया समाविया को वक्त की पिछली गली में धकेल दिया, जहाँ 4 साल पुरानी यादें एकदम से जिंदा हो गईं। वो लम्हे जिनको वो दफन कर चुकी थी आज फिर से सांस लेने लगे थे। उसे याद आया कि जब वो कॉलेज में थी और हर कोई उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कहता था। वो लंबे स्याहपाल, गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की थी, जो जब चलती तो सबकी नज़रें उस पर टिक जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक खला था और एक कमी जो कोई भी नहीं समझता था। उसकी माँ बचपन में ही चली गई थी और कुछ किसी ने उसे मुकम्मल सच नहीं बताया कि वो कहाँ गई, कैसे गई और क्यों गई। सब यही कहते थे कि वो मर चुकी है और बस। उसका एक भाई था जो शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ दूसरी जगह रहता था। समाविया अपने बाबा के साथ रहती थी, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब वो घर आती तो दरवाजे पर बाबा पहले से खड़े होते और जैसे ही वो अंदर दाखिल होती तो वो खुशी से उसके माथे पर बोसा देते और कहते कि मेरी जान, मेरी बेटी, मेरे ख्वाबों की शहजादी हो तुम, मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, संभल के रहा करो। तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला तो लेकर दे दिया है, लेकिन जब तक वापस नहीं आती हो मैं परेशान रहता हूँ। समाविया हंसती और बोलती कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अगर कोई आपकी बेटी की तरफ बुरी नज़र से भी देखेगा तो उसको अच्छा खासा सबक सिखा सकती है। बाबा भी हंसते थे और उसके बालों को प्यार से सहलाते। उन दिनों एक लड़का यूनिवर्सिटी में हर वक्त समाविया के आसपास मंडलाता रहता था। उसका नाम हादी शाह था और वो नहायत ही पुरकशिश जवान था और लंबा कद, सांवला चमकता चेहरा और हर वक्त महंगे लिबास में मलबूस रहता। उसकी गाड़ी देख के लड़कियाँ चीखें मारती थी और उससे दोस्ती करने के ख्वाब देखती थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही लड़के के पीछे था और वो थी समाविया। समाविया ने कभी उसे ख़ास तवज्जो न दी और वो अक्सर कहती कि अमीरों की दोस्ती सिर्फ वक्ती होती है और मैं किसी के पैसे से मुतासिर नहीं होती। हादी हर रोज़ उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाता, कोई खुशबू, कोई किताब, कोई चॉकलेट, लेकिन समाविया उन सबको या तो वापस कर देती या कभी कभी खामोशी से अपने दोस्तों को दे देती। महमूना ने कई बार उससे कहा कि तुम पागल हो, हादी जैसा लड़का हर किसी को कहाँ मिलता है, वो तुम्हारे पीछे दीवाना है और तुम हो कि उसको नज़रअंदाज कर रही हो। समाविया ने हंसते हुए जवाब दिया, दिल की लगन पैसे से नहीं होती, मैं वही चुनूंगी जो मेरे दर्द को समझे और मेरे बाप को बाप समझे और मुझे चीज़ नहीं इंसान समझे। हादी उसकी ज़िद से कभी नाराज़ ना होता और वो हर बार नए अंदाज में उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करता। और एक दिन वो लम्हा आ गया जिसने समाविया की दुनिया बदल दी। एक शाम जब कॉलेज के बाद वो लाइब्रेरी से वापस आ रही थी तो कुछ औबाश लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे घूरने लगे और कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे। समाविया ने हिम्मत दिखाई और सख्त लहजे में उनको रोका, लेकिन एक लड़के ने बदतमीज़ी की कोशिश की तो हादी वहाँ पर पहुँच गया और उन सबको खूब मारा। उसके बाद वो पुलिस में ले गया और सख्त एक्शन लिया। उस दिन के बाद समाविया ने पहली बार उसको शुक्रिया कहा। शुक्रिया, तुम ना आते तो शायद मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती। हादी ने जवाब दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, बस तुमने कभी देखा नहीं। ये जुमला समाविया के दिल में कहीं उतर गया। समाविया का दिल अभी इतना नर्म नहीं हुआ था कि वो हादी शाह की बातों में फ़ौरन आ जाती। वो लड़की थी जो दुख सहकर संभलने की आदी हो चुकी थी। वो जानती थी कि किसी पर अंधा एतमाद करना अक्सर इंसान को बखेर देता है और वो दोबारा जुड़ने के काबिल नहीं रहता।
اس لیے ہادی شاہ کی موجودگی نے چاہے دل کو تھوڑا سا چھیڑا ہو، لیکن ابھی اس کی عقل اور رنا مکمل زندہ تھی۔ وہ اس کی باتوں پر مسکراتی ضرور تھی، مگر دل کا دروازہ بند ہی رکھتی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں شگاف پڑ گیا تھا اور ایک دراڑ جو کسی خوشبو کی طرح پھیلتی جا رہی تھی، اور وہ خود اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی جو کبھی دل کو نظر انداز کرتی تھی لیکن اب محسوس کرنے پر مجبور تھی۔ وہ جو پہلے اس کو نظر انداز کر کے گزر جاتی، اب اس کے سلام کا جواب دینے لگی۔ ہیلو ہائی میں مسکراہٹ شامل ہونے لگی تھی اور یونیورسٹی کے ہر کونے میں ایک ہی بات گونجنے لگی۔ ہادی شاہ سماویہ پر مر مٹا ہے۔ جب کلاس کی دوسری لڑکی اور لڑکیوں نے ایک ساتھ دیکھتے تو ان کی نظریں جیسے کوئی فیصلہ سناتی تھی، کوئی جملہ بولے بغیر کچھ سوال پوچھتی تھی، اور سماویہ کو یہ عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ خود بھی ابھی تک اس رشتے کو کوئی نام دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقت خود سب طے کرے، لیکن جب وہ ہادی شاہ کو دیکھتی تو اس کے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ وہ جو کبھی سوچا کرتی تھی کہ کسی امیر اور حسین لڑکے کی چالوں میں کبھی نہیں آئے گی، وہ اب خود کو اس کی آنکھوں میں تلاش کرنے لگی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب ان کی قربتیں دوستی میں بدلنے لگی اور دوستی محبت کی دہلیز پر پہنچنے لگی۔ اب دونوں کا روز ملنا معمول بن چکا تھا۔ وہ صبح اکٹھے کلاسز لیتے، دوپہر میں کیفے میں بیٹھتے اور شام کو کبھی لائبریری تو کبھی یونیورسٹی کے پارک میں وقت گزارتے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے رشتے کا اعلان ابھی تک نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی خوشی اور نگاہوں میں چھپی ہوئی چاہت سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ جب کبھی کوئی دوست مذاق کرتا تو دونوں مسکرا دیتے، جب کبھی کوئی نام لیتا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اور کبھی کبھار یونیورسٹی کے بعد بھی مل لیتے تھے۔ وہ اکثر گاڑی میں اسے گھر تک چھوڑتا، لیکن سماویہ ہمیشہ مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر اترتی تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو، کیونکہ اس کی بھابھی بہت ہی سخت مزاج کی عورت تھی جو ہر وقت دوسروں کے کاموں میں ناک نکالنے کی عادی تھی۔ اس نے کچھ دن بعد سماویہ کی حرکات پر نظر رکھنی شروع کر دی، اور ایک دن اس نے موقع دیکھ کر اپنے شوہر یعنی سماویہ کے بھائی سے شکایت کر دی۔ سماویہ کا بھائی سخت غصے والا تھا۔ جب اسے بات معلوم ہوئی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شام کو گھر آتے ہی دروازے پر کھڑی سماویہ کو گھورتے ہوئے کہا، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہے اور صرف پڑھائی کرنا، کوئی چاند نہ چڑھا دینا، پہلے ہی ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ سماویہ نے حیرت سے پوچھا، کیا برداشت کیا آپ لوگ؟ تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ بابا بھی اکثر پریشان رہتے ہیں، اور ماں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی کوئی نہیں بتاتا، وہ کیوں جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی؟ یہ سوال سماویہ کے دل میں برسوں سے چپتا آ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اپنی زبان پر لے آئی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی ماں کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جسے سب چھپاتے آئے تھے۔ تب اس کے بھائی نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا کہ تم اس وقت چھوٹی تھی اور ہمارے لیے بھی چھوٹا سا صدمہ تھا، اس لیے تو ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ تم بے فکر رہو، اور ہم ہیں نا تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ سماویہ نے دھیرے سے کہا، ان حفاظت کرنی کس سے ہے؟ مجھے تو بتا دیا کریں، میں چھوٹی نہیں رہی۔ اور اس کے بھائی نے کچھ نہ کہا اور سر جھکا کر چپ رہا، جیسے اس کے اندر بھی کوئی راز دفن ہو جس سے وہ کبھی زبان پر نہ لا سکے۔ خیر وقت گزرتا رہا اور سماویہ کی زندگی کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ہادی شاہ اب روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، کبھی خوشبو، کبھی کتاب، کبھی نرم دوپٹے، کبھی چاندی کا کنگن، اور وہ سب چیزیں دل میں کہیں نہ کہیں جگہ بنانے لگی تھی۔ ہادی کے لیے سماویہ ایک خاص وجود بن چکی تھی، اور اس نے کبھی بھی اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی عام طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا اور ہر موقع پر اس کا ہاتھ تھامے رکھتا تھا، اور اب تو بات شادی تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہادی نے کہا کہ سماویہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور مزید تمہیں انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ سماویہ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں ایک سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہماری شادی ہونا بہت مشکل ہے، میرا بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ ہادی نے پریشانی سے پوچھا کہ کیوں نہیں مانے گا؟ تمہاری فیملی کو میرے بارے میں کوئی اعتراض ہے؟ سماویہ نے ایک گہری سانس لی اور بولی کہ میری بھابھی نے اپنے بھائی کا رشتہ میرے لیے پیش کیا ہے، اور میرے بھائی کو بھی وہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہادی کی آنکھوں میں دکھ بھر آیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، پھر بھی میں ہار نہیں مانوں گا، میں تمہیں اپنے نکاح میں لے کر رہوں گا، چاہے کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئے۔ ہادی شاہ سماویہ سے پوچھا کہ ویسے جس لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ تو سماویہ نے نظر جھکا کر بتایا کہ کال سینٹر میں مینیجر ہے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اتنے برے دن آ گئے کہ ہادی شاہ کی محبت کو ایک کال سینٹر کا مینیجر اڑا کے لے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سماویہ نے کہا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے تم کوئی بہت ہی مشہور اور امیر آدمی ہو،
उसने कहा कि इसमें लगने की कौन सी बात है, मैं हूँ मशहूर और अमीर आदमी। समाव्या को लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए दोबारा उसने ये बात न की, लेकिन इस बात पे वो संजीदा थी। दोनों शादी करना चाहते थे और ये बात तय थी कि घर वालों ने तो मानना नहीं था। उसके बाद यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई और अब रोज़ मिलने मिलाने से जो खुशी मिलती थी वो तो रही ना थी। तो दिल बेचैन हो गए और बेचैन दिल तो फिर उल्टे सीधे फैसले कर ही लेते हैं। जब घर में ये बातें शुरू हो गई कि समाव्या की शादी कर दी जाएगी और उसके लिए जो रिश्ता आया है वो उस कॉल सेंटर का मैनेजर है, जो कि उसके भाभी का सगा भाई है, तो समाव्या के अंदर एक बेचैनी सी उठने लगी। वो बेकरारी जो किसी पिंजरे में बंद पंछी को महसूस होती है, वो उसकी रूह को चाटने लगी थी और वो जानती थी कि अगर उसने अब भी कुछ ना किया तो उसकी ज़िंदगी किसी अजनबी के साथ बन जाएगी जिससे उसका दिल नहीं लगता था। और उसकी भाभी हर वक्त उसे ज़ेरे नज़र रखती और ये जाहिर करती कि जैसे वो उसकी बेहतरी चाहती हो, मगर असल में वो बस अपने भाई को एक हसीन बीवी देना चाहती थी। समाव्या के भाई को भी ये रिश्ता मुनासिब लग रहा था, क्योंकि वो समझते थे कि रिश्ता करीबी है, बंदा कमाता है और उनकी बहन उनके काबू में भी रहेगी। इन सब बातों से तंग आकर एक दिन समाव्या ने बाजार जाने का बहाना बनाया और अपने पर्स में कुछ पुराने नोट रखे ताकि जाहिर हो कि वो वाकई शॉपिंग करने जा रही है। लेकिन उसका असल मकसद कुछ और था और वो सीधी उस जगह पहुंची जहां हादिशा ने उसे बुलाया था। हादिशा एक चमकती गाड़ी से उतरा। उसने हमेशा की तरह कमीज के ऊपर ब्रांडेड कोट पहन रखा था और आंखों पर धूप का चश्मा और हाथ में फोन था। वो जैसे ही उसे देखकर आगे बढ़ा तो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किया जो तुम आ गई, मुझे मालूम था कि तुम इन सब बातों से परेशान हो गई हो। समाव्या ने अधूरी सी आवाज में कहा, बातें नहीं हो रही बल्कि फैसला होने वाला है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो सब मुझे किसी और के निकाह में देने जा रहे हैं। हादिशा ने फौरन कहा, घर से तो तुम निकली हुई हो और फिर चलो हम अभी निकाह कर लेते हैं। समाव्या पीछे हटी और खौफजदा नजरों से उसे देखते हुए बोली, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे निकाह कर लें, बाबा पर क्या गुजरेगी और उन्हें कैसे मनाएंगे, वो तो मेरे बगैर मर जाएंगे। हादिशा ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और नर्म लहजे में कहा कि एक दफ़ा निकाह हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। जब वो तुम्हें मेरे साथ खुश देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे फैसले पे खुशी होगी। तुम जिस इंसान से मोहब्बत नहीं करती उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारोगी जो तुम्हारी आंखों की ज़ुबान नहीं समझता। समाव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने कहा कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तो किसी भी इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती, बहुत मोहब्बत हो गई मुझे तुमसे। हादिशा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस फिर चलो, आज का ही दिन है और तुम इस घर में दोबारा गई तो तुम्हारा वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर समाव्या ने जैसे खुद को वक्त के हवाले कर दिया। वो गाड़ी में बैठ गई और दोनों शहर के एक पोश इलाके के होटल में दाखिल हुए जहां हादिशा ने पहले से कमरा बुक करवा रखा था। कमरे में खुशबू फैली हुई थी और रोशनी मध्यम थी और कमरे की तरतीब से लग रहा था कि सब कुछ पहले से तय था। हादिशा ने कहा, थोड़ा आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। समाव्या ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया और वो बेड पर बैठ गई और अपने आंचल को थाम कर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके जहन में अपने बाबा की सूरत घूमने लगी। वो अंदर से टूट रही थी, लेकिन हादिशा की मोहब्बत ने उसे संभाल रखा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में कुछ खवातीन आई और एक दुल्हन का जोड़ा और जेवर लेकर अंदर दाखिल हुई। उन्होंने समाव्या से कहा कि तैयार हो जाओ, निकाह का वक्त करीब है। समाव्या कुछ देर सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिबास पहना और मेकअप शुरू कर दिया। चेहरे पर अधूरा सा मुस्कुराहट का अक्स था और आंखों में एक खौफ छुपा हुआ था। और कुछ लम्हों बाद एक आदमी अंदर आया जिसने इसे निकाह नामा दिया। वो उसे देखती रही और फिर खामोशी से उस पर दस्तखत कर दिए। उसे बाहर का कुछ पता नहीं था, लेकिन बाहर से मौलवी साहब की आवाज़ आ रही थी और 4 गवाहों के जिक्र की सरगोशियाँ भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हादिशा कमरे में आया और उसने आकर कहा, हम दोनों की शादी हो गई है तो मेरी बीवी बन चुकी हो। समाव्या की आंखों में खुशी की चमक आ गई और उसने सिर झुका दिया और दुल्हन की तरह बेड पर वो बैठ गई। हादिशा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, तुम आराम करो। समाव्या ने मुस्कुरा कर कहा, कितनी फिक्र करते हो मेरी, अभी से इतना ख्याल करते हो, बाद में क्या होगा। हादिशा ने हंसते हुए जवाब दिया कि बाद में जो होगा वो तो तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी। समाव्या को इस जुमले की गहराई समझ न आई। वो बस उसे एक मज़ाहिया बात समझकर हंस दी और हादिशा ने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि गर्मी बहुत है, जूस पी लो। समाव्या ने जूस पकड़ा और कहा कि अभी से मेरा इतना ख्याल रखते हो तो बाद में तो बहुत लाड उठाओगे ना। हादिशा ने एक लम्हा खामोशी से उसकी आंखों में देखा, फिर कहा कि बस तुमने जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे और तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी।
समाविया ने वो जूस पी लिया और बेड पर नींद दराज हो गई। लेकिन फिर उसे कुछ याद नहीं कि जैसे कोई धुंध ने उसे घेर लिया हो, जैसे होशो हवास सब छीन गए हों। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। वो कमरा जहाँ कल शब खुशबू थी, वहाँ एक सन्नाटा छाया हुआ था। उसके सर में दर्द था, उसके जिस्म में एक अजीब सी थकन थी और उसकी तबीयत बुरी तरह ख़राब हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन जिस्म जवाब नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर खौफ आ गया था और वो आईने की तरफ देखने लगी और अपने हुलिये से उसे खुद ही अंदाज़ा होने लगा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उन दोनों का तो निकाह हुआ था और ये कैसा खेल था? वो हक्का बक्का खड़ी थी जब अचानक उसकी नज़र बेड के पास पड़ी एक लिफाफे पर पड़ी। उसने कपकपाते हाथों से लिफाफा उठाया और उसे खोला और लिफाफे के अंदर एक खत रखा था। और जैसे ही उसने उस खत को पढ़ना शुरू किया, समाविया के हाथ कांपने लगे थे और आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। वो खत अभी भी उसके हाथ में था और जैसे जैसे वो अल्फाज पढ़ती जा रही थी, उसका जिस्म लरसता जा रहा था। हर जुमला उसके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था और खत में साफ साफ लिखा था, मुझे कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी थी और हमारा निकाह हुआ भी नहीं। तुम अंदर दुल्हन बनी बैठी थी। जो निकाहनामा तुम्हारे पास आया वो नकली था, उस पर सिर्फ तुम्हारे ही दस्तखत थे। हम बाहर बैठे शराब पी रहे थे और तुम मेरी बीवी नहीं बनी। जो जूस का गिलास मैंने तुम्हें पिलाया उसमें नींद की दवा थी। मुझे जो करना था मैं कर चुका। मैंने ख़ानदानी दुश्मनी का बदला ले लिया। समाविया कदम घुटने लगा और उसने ख़त पढ़ना जारी रखा। आज से बहुत साल पहले जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तो मेरी पुप्पो ने तुम्हारे चाचू से मोहब्बत की थी और अपना घर बार छोड़कर वो उस आदमी के लिए चली गई। और उसने क्या किया? उसकी इज्जत ख़राब करके वापस भेज दिया। उसे इसी का बदला लेने के लिए हमने दुश्मनी निभाई और एक दिन तुम्हारे घर से निकलने वाली गाड़ी पे हमला किया जिसमें वो चाचू भी सवार था। वो तो इस दुनिया से चला गया लेकिन साथ तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में न रही। उस वक्त शायद तुम 2 या 2.5 साल की थी और अभी हमारी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई थी। हमारी दुश्मनी तुम सबको ख़त्म करके ही ख़त्म होगी, क्योंकि हम भरोसा करने वालों में से थे और तुम लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा। जो मेरी पुप्पो के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ किया मैंने, क्योंकि उसके गम में मेरे बाप ने भी इस दुनिया से रवानगी इख्तियार कर ली थी और उसके पीछे पीछे मेरी माँ भी बीमार होकर मर गई और मैं तुम लोगों की वजह से यतीम हुआ था। आज मैंने बदला ले लिया। अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि पुप्पो भी ये गम बर्दाश्त ना कर सकी थी और इस दुनिया से चली गई थी और उम्मीद है कि तुम भी ये गम बर्दाश्त ना कर पाओ और तुम भी इस दुनिया से चली जाओ। और जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारी मौत देखकर तुम्हारा बाप भी ना रहे और पीछे रह गया तुम्हारा भाई, तो उसको मैं अपने हाथों से साफ करूँगा। ना तुम कभी मेरी मोहब्बत थी और ना ही तुम इतनी खुशकिस्मत हो कि हादी शाह की बीवी बन सको। वही बन के रह गई हो जिनके साथ सिर्फ एक रात गुजारी जा सकती है। यह आखिरी जुमला था जिसके बाद समाविया की रूह जैसे जिस्म से निकली थी। वो लड़की जिसने कभी ख्वाबों में भी गंदगी का तसव्वुर न किया था, वो आज इस हकीकत के साथ जी रही थी कि उसके जिस्म पर एक दुश्मनी की मोहर लगा दी गई थी। वो हादी शाह जिसकी आंखों में उसे वफा दिखती थी, वो सिर्फ एक छूटा खेल था और वह ज़मीन पर बैठ गई और आंखों से आंसू की झड़ी बन गई। दिल फट रहा था लेकिन चीख नहीं निकली। आंखों में एक जमी हुई खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ टूटा हो और उसकी आवाज़ तक बाहर न निकल सकी हो। काफ़ी देर गुजर गई और ख़त अब भी उसके हाथ में था। उसके बाजुओं में कपकपी थी और वो बार बार कमरे की दीवारों को देख रही थी जैसे उनसे पनाह मांग रही हो। फिर उसने कपड़े संभाले, धीरे धीरे उठकर चादर ओढ़ी और उसी होटल से बाहर निकली। उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ जा रही है और उसकी टांगें कांप रही थी। चलना दुश्वार था लेकिन उसने अपने कदमों को ज़बरदस्ती घसीटा और आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर निकल आई। गाड़ियाँ गुजर रही थी, कुछ लोग अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, लेकिन वो अब किसी चीज़ की परवाह नहीं करती थी। किसी न किसी तरह वो रिक्शे में बैठकर घर पहुंची। घर में जैसे आग लगी हुई थी। पूरी रात वो गायब रही थी और सब परेशान थे और बाप के चेहरे पर खौफ था। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। भाभी बार बार ताने दे रही थी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की काबू से निकल गई है। जैसे ही समाविया अंदर दाखिल हुई, सबके सवाल उस पर बरसने लगे कि कहाँ थी, किसके साथ थी, फ़ोन क्यों बंद था, किसके घर गई थी और इतनी देर कहाँ रही। समाविया ने अपने अंदर के तूफान को दबाकर और आंखों के आंसू रोकर झूठ बोलने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ बाजार गई थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया, फ़ोन मेरे साथ ना था और जब होश आया तो फ़ोन का लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए किसी को इत्ला नहीं दे सकी। भाई ने फिर भी यकीन न किया, लेकिन बाप ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और चुप हो गया।
क्योंकि उसका बाप उसकी आंखों में वो दर्द देख चुका था जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। उसने सबको झूठी तसल्ली देकर बात को ख़त्म कर दिया और कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही वो दोबारा फट पड़ी। तकिए में मुँह छुपा के चीखने लगी, लेकिन आवाज़ अंदर ही अंदर दबी रह गई। उसके रोने की आवाज़ें कमरे से बाहर नहीं आई, मगर अंदर उसकी रूह चिल्लाती रही। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद और ज़ुबान से बात गायब हो गई। वो चुप चुप रहने लगी। खाने को दिल नहीं करता था, किसी से बात ना करती थी। उसके बाबा ने एक दिन उसका हाथ थामा और पूछा कि बेटी, तुम ठीक तो हो? उसने नज़रें झुका ली और सर हिला दिया, लेकिन अंदर वो जवाब देना चाहती थी कि बाबा, मैं बर्बाद हो गई। वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी और ना बाहर जाती, ना किसी से बात करती। भाभी अब भी उस पर शक करती थी और भाई के सामने शिकायत करती थी, लेकिन उसका भाई अब चुप रहने लगा था, क्योंकि उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी बहन को अंदर से तोड़ चुका था। समाविया का चेहरा मुरझा चुका था और आंखें अंदर धंस गई थी। जिस्म निढाल हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक चीज़ जिंदा थी और वो थी इंतकाम। उसने तहैया कर लिया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो यूं ही नहीं जाएगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, मैं एक आम सी लड़की होकर किस तरह अपना बदला लूं? अभी वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके अंदर आग भड़क चुकी थी। समाविया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न था कि उसके बाबा, जो हमेशा उससे हंसते मुस्कुराते मिलते थे, अंदर ही अंदर किस कदर टूट चुके हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसकी खामोशी, उसकी आंखों में छुपे आंसू और उसकी गुमसुम कैफियत को महसूस कर चुके थे। वो बाप जिसने जिंदगी भर उसे हर दुख से बचाने की कोशिश की, आज उसी बेटी की जिंदगी में ऐसा तूफान आ चुका था जिसका अंदाजा वो लगा चुके थे। और एक रात वो खामोशी से उसके कमरे में दाखिल हुए और अलमारी की तलाशी ली। दराज़ें खोली, तकिए के नीचे हाथ रखा तो एक कागज़ उनके हाथ लगा। वो वही ख़त था जो हादी शाह ने समाविया के लिए छोड़ा था। जैसे जैसे उन्होंने वो अल्फाज पढ़े, उनकी आंखों में शोले उतरते गए, उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। जिस्म की कपकपी उनके अंदर के तूफान की गवाही दे रही थी, लेकिन उन्होंने वो ख़त वापस रख दिया और किसी को कुछ न बताया। सुबह हुई तो घर की फिजा खामोश थी। भाभी मामूल के मुताबिक जल्दी से जाग गई और किचन का रुख करने से पहले बाबा के कमरे की तरफ गई ताकि उन्हें चाय दे दे। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो जो मंजर सामने था वो नाकाबिले यकीन था। समाविया के वालिद साहब अपने बिस्तर पर बिल्कुल साकित पड़े थे और उनके हाथ में वही खत था जो उन्होंने रात पढ़ा था। आंखें बंद थी और सांस नहीं चल रहा था। चीख की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। सब कमरे में दौड़े दौड़े आए और समाविया भी नंगे पांव अंदर आई। उसके बाबा, जिनके सीने से लग के वो हमेशा सुकून महसूस करती थी, आज उनका वजूद एक खामोश लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा था। समाविया ज़मीन पर बैठ गई और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। आंखें खुली की खुली रह गई और वो बस अपने बाबा के चेहरे को तकते जा रही थी, जैसे अभी यकीन नहीं आ रहा हो कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। भाई भी निढाल था, मगर जब उसने अपने बाप के हाथ में खत देखा और पढ़ा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आई थी। उसने गुस्से में आकर समाविया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ देर के बाद उसके वालिद को मिट्टी के हवाले कर दिया गया और अब जैसे वक्त के जख्म भरने लगे थे, अचानक एक और खबर बिजली बनकर गिरी कि समाविया माँ बनने वाली है। ये सुनते ही भाई के अंदर का आतिश फिशा फट पड़ा और उसने समाविया को धक्के देकर कहा कि निकल जाओ इस घर से। तूने इस घर की इज्जत का सौदा किया है, तू ही हमारी बर्बादी की वजह बनी है। उसने कहा कि तेरे पीछे पीछे यह खानदानी दुश्मनी यहाँ तक पहुंची, हम ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। वो चीखती चिल्लाती रही, दुहाइयाँ देती रही कि मुझे मत छोड़ो, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन भाई ने एक ना सुनी। वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चला गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद शायद उसकी बारी है। समाविया दरवाजे के पास बैठकर रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही, लेकिन आसमान से कोई जवाब न आया और वो अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी और वो माँ भी बनने वाली थी। एक पल को उसने सोचा कि वो भी इस दुनिया से चली जाए, लेकिन अगले ही लम्हे उसे वो आखिरी सतर याद आई जो हादी शाह ने लिखी थी कि उम्मीद है कि तुम भी ये गम बर्दाश्त न कर पाओ और तुम भी इस दुनिया से चली जाओ। उसे लगा कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो हार जाएगी और हादी शाह की बात सच हो जाएगी। और उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो जिएगी और अपने इस बच्चे को दुनिया में लाएगी। उसे याद आया कि उसकी एक सच्ची दोस्त मैमूना है जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। वो उसी के घर चली गई। मैमूना ने उसे गले से लगा लिया और उसके लिए कमरे का बंदोबस्त किया, उसे खाना दिया, उसके आंसू साफ किए और कहा कि जो हुआ वो भूल जाए, अब तुम तुम्हारे लिए जियोगी और अपने बच्चे के लिए जियोगी। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो मैमूना ही उसे अस्पताल लेकर गई थी, दवाई लाई, खाने पकाए और माँ बनने के हर लम्हे में उसका साथ दिया।
میمونہ کی اپنی ماں ایک مہینہ پہلے اس دنیا سے گئی تھی اور اب وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ سماویہ اس کے ساتھ رہنے لگی اور آج اس بات کو 4 سال ہو چکے تھے۔ سماویہ کے بیٹا محمد ارمان اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ بہت خوبصورت، بہت شرارتی اور بہت معصوم بچہ جو سماویہ کی دنیا بن چکا تھا۔ سماویہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اسی لیے اس نے اسے جنم دیا اور اسے پال رہی تھی، اسے سکھا رہی تھی اور ہر وہ خوشی دے رہی تھی جو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے۔ ہادی شاہ کو آج تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ سماویہ کی زندگی اب صرف ایک ہی دائرے میں گھومتی تھی اور صبح کی اذان کے بعد اٹھنا، چھوٹے سے کمرے کے کونے میں پرانی مشین پر کپڑے پریس کرنا، پھر چند سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کر ہاتھ میں بوسیدہ بیگ لینا اور محلے کے سرکاری اسکول کی جانب پیدل چل پڑنا۔ اس کے قدم سست ضرور تھے مگر ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سفر کا انجام کہیں اور نہیں، صرف کلاس کے خستہ حال کمرے میں ہے، جہاں کرسی سے چمڑا اکھڑ چکا ہے اور سبز تختے پر پرانا چاک دھول بن کر اڑتا ہے۔ وہ وہاں بچوں کو حروف جوڑنا سکھاتی تھی مگر خود الفاظ کو جوڑنے سے کتراتی تھی، کیونکہ اس کے اندر کے سارے جملے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بس تختے پر لکھتی رہتی تھی کہ الف بے تے، اور ساتھ ساتھ اپنے ارمانوں کی لاش کو اندر کہیں دفن رکھتی تھی۔ تنخواہ ملتی تو سیدھی بازار سے دودھ، راشن اور چند گولیاں خرید لیتی تھی۔ خود کے لیے 2 کپڑے بھی نہیں مگر بیٹے کے لیے کبھی کبھی ایک نیا کھلونا ضرور لے آتی، کیونکہ یہ 3 سال کا فرشتہ ہی اس کی سانسوں کا رشتہ تھا۔ میمونہ اس کے لیے سایہ دار درخت بن چکی تھی، وہی اس کی سہیلی تھی اور وہی بہن تھی اور وہی ماں جیسا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب اسکول سے لوٹتی تو میمونہ کھانا تیار کر چکی ہوتی، شوربے میں ابلے ہوئے چاول یا آلو کی ہلکی ترکاری، اور ساتھ گھر کے صحن میں آگے چند پودوں کی ہری مرچوں سے ذائقہ بنا لیتی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی دانا نہیں، بس محبت ہی محبت۔ اس دن بھی یہی معمول تھا مگر جیسے ہی دونوں نے کھانا کھایا اور ارمان کو سلایا تو دروازے کے نیچے سے پھسلتا ہوا اخبار آیا۔ میمونہ نے اخبار اٹھایا اور پہلے ہی سرخی پڑھ کر بے ساختہ بول اٹھی، کتے کی موت مرے گا وہ۔ سماویہ نے چونک کر پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ میمونہ نے اخبار اس کے سامنے رکھ دیا، دیکھ خود ہی پڑھ لے۔ سماویہ نے دھڑکتے دل سے حروف پہ نظریں دوڑائی اور وہی نام سامنے آ گیا جس نے اس کی روح کو زخموں سے چور کیا تھا۔ خبر کچھ یوں تھی کہ ہادی شاہ جو اب شہر کا ایک بڑا بزنس مین بن چکا ہے، ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کے بدن میں کسی خونی رشتے کا بون میرو منتقل نہ کیا گیا تو وہ 1 یا 1.5 برس میں مر جائے گا۔ اس کا بلڈ گروپ Q پازیٹیو ہے جو بہت نایاب ہے اور خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ عطیہ دے سکے۔ میمونہ نے کہا لگایا، خود کہتا تھا نا کہ اس کا کوئی نہیں، اب دیکھے گا اکیلے ہونے کا درد۔ سماویہ نے اخبار بند کر کے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ خوشی تھی اور بس ایک صحرائی ویرانی تھی۔ میمونہ نے پوچھا کہ کیا سوچ رہی ہو؟ تم خوش کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں تو بدلہ چاہیے تھا نا، قدرت نے خود بدلہ لے لیا۔ سماویہ نے دیوار کو گھورتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ کس نے کہا کہ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں؟ اور پھر اس نے سوتے ہوئے ارمان کی طرف اشارہ کیا۔ میمونہ نے حیرت سے ارمان کو دیکھا اور پھر یاد آیا کہ اس معصوم کا بلڈ گروپ بھی Q پازیٹیو ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی، تو کیا واقعی اسی کے پاس لے جائے گی اس بچے کو؟ سماویہ نے ہاں کہی نہ بس خاموش رہی اور میمونہ نے دل پر ہاتھ رکھا، کہیں تو ابھی بھی اس کے عشق میں تو نہیں ہے، کہیں تو اس کی جان بچانا تو نہیں چاہتی؟ سماویہ نے ٹھنڈے نگاہ سے اپنی سہیلی کو دیکھا، میں اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کبھی نہیں کروں گی کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے میرے بچے کو تکلیف میں ڈالے، اور نہ میں اس کی جان بچانا چاہتی ہوں۔ اس نے انگلیوں سے اخبار کی سرخی پر ضرب لگائی۔ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اسے بتاؤں گی کہ راستہ ہے مگر وہ پھر بھی بچے گا نہیں۔ میمونہ نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا، چھوڑ اسے مرنے دے۔ سماویہ کی آواز میں آہنی سردی اتر آئی، نہیں یہ تو قدرتی موت ہوگی، مجھے اپنا بدلہ خود لینا ہے اور میں اس تک جاؤں گی، اس کو زندہ رہنے کی امید دے کر پھر سے تڑپا کر ماروں گی۔ اس نے ارمان کے ماتھے کو چوما، میں ملنے جاؤں گی ہادی شاہ سے، اور ضرور ملنے جاؤں گی۔ سماویہ نے جب ہادی شاہ سے ملنے کا ارادہ کیا تو اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ کس دل اور دماغ کی حالت میں وہاں پہنچے گی۔ نہ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، نہ کپڑوں کی پرواہ کی، بس پرانے سے دوپٹے کو سنبھالا اور بیٹے کو میمونہ کے حوالے کر کے نکل پڑی۔ پتہ اسے ایک پرانے کالج کے دوست کے ذریعے ملا تھا جس نے کبھی ہادی شاہ کے لیے کام کیا تھا، اور اب وہ بھی حیران تھا کہ سماویہ اتنے سال بعد کیوں اس پتے کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مگر سماویہ نے کچھ نہ بتایا اور صرف یہ کہا کہ ایک ادھورا حصہ باقی ہے، اسے مکمل کرنے جا رہی ہوں۔ اور جب وہ محل نما بنگلے کے سامنے پہنچی تو جیسے خود بھی اپنے فیصلے پر لرز گئی
दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो एक मखसूस अंदाज से उसे देख रहा था, जैसे ये मामूल की बात ना हो। वो बोला कि किससे मिलना है? साहब किसी से नहीं मिलते और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। समाविया ने उसे सीधा देखा और कहा कि जाके सिर्फ इतना कह दो कि एक मेहमान आई है, अगर वो ना बुलाएं तो मैं वापस चली जाऊंगी। गार्ड ने शशोपंज में जाके अंदर इतला दी। 5 मिनट के बाद वो वापस आया और बगैर किसी और बात के बस इतना बोला कि आप अंदर आ जाइए। वो हैरान हुई कि उसे वाकई बुलाया गया है। एक मुलाजिम उसे अंदर ले गया, जिसने रास्ते में हर चीज़ को बड़े फ़ख्र से ऐसे दिखाया जैसे वो किसी अजायब घर में हो, और उसने एक सोफे की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ बैठे साहब आते ही होंगे। सामान और लवाजबात भी रख दिए गए, मगर समाविया ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो एक कोने में खड़ी रही जैसे वो उन तमाम नेमतों के बीच भी खुद को भूखा महसूस कर रही हो। इतने में उसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, और जब उसने पलट कर देखा तो 4 साल बाद हादी शाह सामने खड़ा था। वह इंसान जो कभी यूनिवर्सिटी में कदम रखता था तो ज़मीन भी सांस रोकती थी, वो आज बिल्कुल मांद पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे गहरे साए, चेहरे पर हवाइयाँ, और एक बीमार, कमज़ोर और शिकस्त खोर्दा इंसान सामने खड़ा था जो वो किसी ज़माने में ज़िंदगी की अलामत था, आज मौत के दरवाजे पर खड़ा लग रहा था। उसने समाविया को देखा और थके हुए लहजे में बोला कि जब बताया गया कि तुम आई हो तो यकीन नहीं हुआ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उसकी आवाज़ में वो तकब्बुर ना था जो कभी उसकी शनाख्त थी, बल्कि वो शराफत और झुकाव था जो सिर्फ शिकस्त के बाद इंसान में आता है। समाविया ने अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हुए कहा कि बात करनी है, बैठ के बात कर सकते हैं। उसने सर हिलाया और सोफे की तरफ इशारा किया, जैसे वो खुद भी इस बात पर हैरान हो गई कि वो कितना बदल चुका है। वो बोला कि कुछ खाया नहीं, कुछ पियोगी? जूस लेकर आऊं क्या? समाविया ने एक हंसी छोड़ी, ऐसी हंसी जो जख्म दिखा जाए। उसने कहा कि जूस तो 4 साल पहले भी पिया था, उसका खुमियाजा आज तक भुगत रही हूँ और दोबारा नहीं पी सकती। हादी शाह ने नज़रें झुका ली और आहिस्ता से कहा कि माफ़ कर दो मुझे, अखबार में पढ़ा होगा कि मैं मरने वाला हूँ, मरने वालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। समाविया ने कहा कि अगर मरने वालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो तुमने क्यों बदला लिया? तुम्हारी फूफा भी तो मर चुकी थी, मेरा चाचू भी मर गया था, और मेरी माँ जिसका कोई किरदार ही ना था वो भी मर गई थी, और फिर तुमने उन मर्दा लोगों के गुनाहों को माफ़ क्यों नहीं किया? क्यों उनके किए का बदला मैंने चुकाया? हादी शाह ने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे माफ़ करने आई हो, वरना इतने सालों बाद क्यों आई हो? समाविया ने कहा कि माफ़ करने नहीं आई, देखने आई हूँ कि तुम्हारी हालत क्या है और तुम्हारे अंदर की सारी आग ठंडी हो गई या अभी भी सुलग रही है। माफ़ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारे पछतावों में 2 और पछतावों का इजाफा करने आई हूँ। हादी शाह ने हैरानी से पूछा कि मतलब क्या है इस बात का? समाविया ने कहा कि पहला ये कि जान लो कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी, इतनी कि वो सब होने के बावजूद भी अगर तुम मेरे पास आते, माफ़ी मांगते तो शायद तुम्हें माफ़ भी कर देती, मगर जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए तो माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो गया था। हादी शाह खामोश रहा और उसके पास अल्फाज ही न बचे थे। समाविया ने कहा कि दूसरी बात वो ये कि तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं, मगर तुम्हारा एक रिश्ता है, एक खूनी रिश्ता जो तुम्हें ज़िंदगी दे सकता है। हादी शाह ने चौंक कर पूछा कि क्या मतलब समाविया? समाविया ने मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर थी जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर मां बनी हुई थी और उसकी गोद में एक मासूम बच्चा था, और हादी शाह की आंखें फट गई और आंसू रुक ना पाए। वो बोला कि ये मेरा बेटा है। समाविया ने कहा कि हाँ, तुम्हारा बेटा मोहम्मद अरमान 3.5 साल का है और वही है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। हादी शाह उठा और उसकी तरफ लपका, मगर समाविया ने हाथ के इशारे से रोक दिया। वो भी खड़ी हो गई और कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी देने नहीं आई, बस बताने आई हूँ कि तुम बच सकते हो, मगर बचोगे नहीं। तुम्हें वो बचा सकता है लेकिन वो तुम तक कभी नहीं पहुँचेगा। हादी शाह बोला कि मुझे मिलने दो, सिर्फ एक बार उसे गले लगने दो, मैं मर रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। समाविया ने कहा कि मैं तुम पर एतमाद कैसे कर सकती हूँ? तुम तो वो शख्स हो जिसने मेरे एतमाद को कुचला था। तुम सिर्फ एक रात का ताल्लुक याद रखते हो, मगर भूल गए कि ज़िंदगी भर के लिए किसी को तोड़ गए। हादी शाह गिड़गिड़ाया, मगर समाविया उसके आंसुओं को पत्थर की तरह चीरती रही और आखिर में ये कहा कि जा रही हूँ और सिर्फ बताने आई थी कि तुम ज़िंदगी पा सकते थे मगर फिर भी मरोगे, और वो भी इस सोच के साथ कि तुम्हारा एक अपना मौजूद था मगर तुम फिर भी तन्हा मर गए। ये कहकर वो पलटी और बाहर निकल गई। हादी शाह उसके पीछे लपका, मगर उसकी ताकत जवाब दे गई और वो फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। और वो मंजर देखते हुए भी समाविया ने पीछे मुड़कर न देखा। वो बाहर निकली, सूरज निकल चुका था और उसकी रोशनी में उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था।
जब वो घर वापस पहुंची तो मैमूना दरवाजे पर खड़ी थी और उसने देखा कि समाविया रो रही है और वो खुद हैरान थी कि वो क्यों रो रही है। समाविया की ज़िंदगी में वो महीने भी आ गए जब वो अपनी माजी को दफन कर चुकी थी और हादी शाह का नाम तक लेना छोड़ दिया था। अरमान के सामने कभी बाप की बात नहीं की गई थी और ना ही उसके किसी सवाल का कोई जवाब दिया गया था। वो बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी और अपने बेटे के साथ वक्त गुजारती थी। स्कूल से आती तो खाना बनाती, बेटे के साथ खेलती, सोती, जागती, उसके लिए ही जीती। लेकिन एक दिन जब वो एक तस्वीरी कहानी की किताब अरमान को दिखा रही थी जिसमें 3 भालू बने थे और एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा, अरमान ने मासूमियत से बड़े भालू पे उंगली रखी और बोला मामा भालू, फिर दरमियाने पे हाथ रखा और कहा कि पापा भालू, और फिर छोटे पे उंगली रखते हुए कहा कि अरमान भालू। लेकिन फिर अचानक चुप हो गया। समाविया ने चौंक कर देखकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रुक गए? तो वो बोला कि अरमान पापा नहीं, अरमान पापा नहीं। जैसे उसने दिल से ये बात महसूस कर ली हो कि उसकी ज़िंदगी में एक कमी है जो बाकी बच्चों की ज़िंदगी में पूरी है। समाविया की आंखें नम हो गई। वो हैरान थे कि अरमान ने कैसे ये खला महसूस कर लिया, और वो तो अभी छोटा है और वो कैसे जान गया कि इसकी दुनिया में एक शख्स गायब है। अरमान खड़ा हो गया और बार बार दोहराने लगा, मामा अरमान पापा क्यों नहीं, अरमान पापा क्यों नहीं। और उसकी आवाज़ में वो सच्चाई थी जो इंसान को झंझोड़ देती है। समाविया खामोश खड़ी थी और आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मैमूना जो दूसरे कमरे में थी आवाज़ सुनकर आई और पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरमान क्या हुआ बेटा? वो भी वही जुमले दोहरा रहा था जो अपनी माँ से कह चुका था। मैमूना की नज़रें समाविया की तरफ थी और वो कुछ देर सब कुछ सुनती रही और फिर समाविया उठी और खामोशी से दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे खुद को इस सवाल से भी बचाना चाहती हो और दुनिया से भी। और कुछ दिन खामोशी से गुजर गए, लेकिन अंदर ही अंदर समाविया की हालत बदलने लगी। वो सोचती रही कि क्या अरमान को सारी ज़िंदगी बाप के बगैर रखना उसके लिए इंसाफ होगा। वो ये भी सोचती रही कि जिस इंसान ने उसे बर्बाद किया उसको माफ़ी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर अरमान की ज़िंदगी में बाप की कमी उसकी नफ्सियात पे असर डाले तो क्या वो माँ होने का हक अदा करेगी? इसी कश्मकश में वो खुद को उलझाती रही। फिर एक दिन एक फ़ैसला किया और एक रात जब अरमान सो रहा था वो उसे गोद में उठाकर हादी शाह के घर गई। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो देखा कि हादी बेहोश पड़ा, घर में कोई नहीं था और जैसे सब कुछ खाली हो चुका है। वो उसे फ़ौरन हस्पताल ले गई। डॉक्टर्स ने फ़ौरन चेकअप किया और बताया कि इसकी हालत नाजुक है, अगर जल्दी बोन मैरो शिफ्ट ना किया गया तो जान बचाना मुश्किल है। लेकिन साथ ही कहा कि अरमान की हालत बिल्कुल नॉर्मल है और उस पर ऑपरेशन का असर कम होगा। वो मुतमईन हो गई और इजाज़त दे दी ऑपरेशन के लिए। हस्पताल की राहदारी में बैठकर वो दुआएं मांग रही थी। एक तरफ उसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में था, दूसरी तरफ वो शख्स जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया था। वो भी ज़िंदगी और मौत के बीच लटक रहा था और मैमूना उसके साथ थी। वो बार बार उसे हौसला देती रही और अरमान का ऑपरेशन पहले मुकम्मल हुआ। डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक रहा है, अब वो आराम करेगा और कुछ घंटों में होश में आ जाएगा। वो वार्ड में गई और अपने बेटे के चेहरे को देखा जो अभी भी सो रहा था, मगर बहुत पुरसकून लग रहा था। और कई घंटे बाद खबर आई कि हादी शाह का भी ऑपरेशन कामयाब हो गया है और वो होश में आ चुका है। लेकिन समाविया उससे न मिली। वो सीधी अपने बेटे के पास गई और उसे लेकर घर आ गई, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ उसका बेटा हो। 3-4 महीने गुजर गए और अरमान की तबीयत बेहतर हो चुकी थी। वो पहले जैसा हंसता खेलता मासूम बच्चा बन गया था और समाविया ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। जिंदगी ने जैसे एक नया रुख ले लिया था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने हादी शाह खड़ा था। उसकी सेहत पहले से बेहतर लग रही थी और चेहरे पे वो जर्दी कम हो चुकी थी। हाथों में एक रिमोट कंट्रोल कार का डिब्बा था और एक हेलीकॉप्टर और साथ कुछ फ्रूट्स थे। वो बोला कि अरमान से मिलने आया हूँ और सिर्फ आधा घंटा बैठूंगा और फिर चला जाऊंगा। समाविया ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर दरवाजे से हट गई, जैसे दिल तो नहीं माना लेकिन अरमान के लिए इजाज़त दे दी। हादी अंदर आया तो अरमान सोफे पर बैठा था और उसने हादी को देखा और कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन जब हादी ने खिलौने निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए तो वो फ़ौरन उसकी तरफ लपका, खिलौने पकड़े और उनके साथ खेलने लगा। और थोड़ी ही देर में वो हादी की गोद में जाकर बैठा, उसके गले लगा और कहने लगा कि बाबा ये कैसे चलाते हैं, बाबा ये कहाँ से आया है, बाबा आप फिर कब आओगे। समाविया दूर बैठकर ये मंजर देख रही थी जिसके लिए वो बरसों रोई थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान इतनी जल्दी किसी मर्द से मानूस हो जाएगा। लेकिन आज अपने बाप के सामने वो ऐसा बच्चा बन गया था जो बरसों से किसी के गले लगने का इंतज़ार कर रहा हो। हादी भी हैरान था कि बच्चे ने कितनी जल्दी उसे कबूल कर लिया है और वो बार बार उसके सर पर हाथ फेर रहा था।
उसे चूम रहा था और उससे बातें कर रहा था, और वो लम्हे हादी के लिए भी अनमोल थे। वो बार बार कहता जा रहा था कि अरमान मेरा बेटा है, मेरा खून है और मेरा सब कुछ है। मैमूना ने समाविया के पास आकर आहिस्ता से कहा कि जब उसकी जान बचा ली है तो माफ़ भी कर दिया, क्या फ़ायदा इस नाराज़गी का। अपने बेटे के बारे में सोचो, उससे उसका बाप मिल गया है और कम से कम अब तो कुछ सुकून कर लो। समाविया ने मैमूना की बात सुनी लेकिन खामोश रही। वो दिल में क्या सोच रही थी उसने किसी से नहीं कहा। हादी का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो अरमान को छोड़ कर जाए, क्योंकि बरसों बाद उसे वो एहसास नसीब हुआ था जिसका ख्वाब वो अपनी माँ की गोद से महरूम होने के बाद हर रोज़ देखा करता था। अरमान उसके दिल का वो नर्म कोना था जिसे वो बरसों से बंद किए बैठा था, जिसे कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया था। मगर आज जब उसने अपनी बाहों में अपने बेटे को महसूस किया, जब उसके गालों से अपने बेटे की गर्म सांसों की हरारत टकराई, जब उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसके हाथों में सिमट गई, और जब वो नन्ही सी आवाज़ में उससे बार बार पूछता कि पापा ये देखिए ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और उस कार को कैसे चलाना है, तो हादी शाह के दिल को वो बंद दरवाजे खुलने लगे जिन पर बरसों से पछतावा और नदामतों के ताले लगे थे। हादी ने भी तो उन 4-5 सालों में एक ही कमरा, एक ही बिस्तर और एक ही उदासी में जिंदगी गुजारी थी। वो करवट लेता था तो उसकी आंखें अपने जुर्म को तलाश करती थी, और वो सोता था तो ख्वाबों में समाविया की सिसकियां सुनता था। वो जागता था तो उसकी रूह पे खराशे देखता था। वो अपने जिस्म की बीमारी से पहले ही अंदर से बोसीदा हो चुका था, लेकिन आज जब उसके सामने वो वजूद बैठा था जो उसकी नस्ल था, जो उसका अक्स था, जो उसकी खता का नतीजा भी था और उसकी बख्शिश की दलील भी था, तो हादी शाह को लग रहा था कि वो फिर से जिंदा हो गया है। जब हादी उठकर जाने लगा और अरमान ने छोटे छोटे हाथों से उसे रोकने की कोशिश की और बच्चों वाली जिद में रोना शुरू कर दिया, तो हादी के दिल में कुछ टूटने लगा। वो फिर से बैठ गया और अपनी घड़ी देखकर कहा कि चलो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ, और अरमान उसके कंधे से लगकर सुकून से बैठ गया। उसने उसका माथा चूमकर कहा कि बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो तुम मेरे बेटे हो। काश मैं पहले ये बात जान लेता, काश पहले आ जाता। तो अरमान ने मासूमियत से कहा कि वो आप जाया ना करें, हमेशा मेरे पास रहा करें। हादी ने नम आंखों से वादा किया कि अब कभी दूर नहीं जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम रात में ढलने लगी और वक्त का पता ही न चला। जब मैमूना ने खाने के लिए आवाज़ दी तो अरमान खुशी से हादी का हाथ खींचकर उसे खाने की मेज़ तक ले गया, और खाने के दौरान भी हादी सिर्फ अरमान को देखता रहा। उसकी हर हरकत, उसका हर निवाला, उसकी हर बात हादी के लिए दुनिया का सबसे कीमती लम्हा बन गया था। जब अरमान सो गया तो हादी आहिस्ता से उठा और उसकी पेशानी चूमकर बाहर जाने लगा। तभी समाविया भी दरवाजे तक आई और उसके चेहरे पर एक खामोशी सी छाई हुई थी, जैसे जज्बात की एक दीवार हो जिसे वो अब भी गिराना नहीं चाहती थी। हादी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अरमान बहुत प्यारा है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको भी कुछ नहीं हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। बहुत अच्छा बच्चा है, बस जा रहा हूँ, अगर इजाज़त हो तो कभी कभार आ जाया करूँगा, बस थोड़ी देर के लिए। समाविया खामोश खड़ी थी, जैसे उसकी ज़ुबान पर ताला लगा हो, जैसे उसके दिल में कई बातें हों लेकिन लबों से कुछ ना निकल रहा हो। और हादी को उसकी खामोशी चुभने लगी। वो कहने लगा कि बेटे से मिलने आया था, लेकिन बेटे की माँ की आंखें कहती हैं कि शायद अब भी मेरा कोई हक बाकी नहीं रहा, शायद मुझे अब भी माफ़ नहीं किया गया, और शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो ज़ख्म अभी भी हरे हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। समाविया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हक तुम्हारा भी था, मोहब्बत तुमने भी की थी, लेकिन जिस पल तुमने नफरत में मेरा सब कुछ रोंद दिया, जिस पल तुम मुझे रुस्वा करके चले गए थे, उस दिन तुमने मेरे अंदर की समाविया को दफना दिया था। मैं अकेली लड़ती रही हर दिन हर रात, खुद से, समाज से और तकदीर से, और इस समय सबसे बड़ी जंग मैंने खुद से लड़ी है। तुम तो चले गए थे, लेकिन मैं हर लम्हा मरती रही थी, तुम्हारी याद के साथ, तुम्हारे छोड़े गए दाग के साथ, और अपने बाबा की कब्र के साथ। इतना कहने के बाद वो रो पड़ी, और इस बार बरसों बाद वो इस तरह रोई जैसे किसी ने उसके अंदर के सारे जख्म खोल दिए हों। हादी ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया। इस बार न कोई इजाज़त मांगी, न कोई वजाहत थी, और सिर्फ एक खामोश माफ़ी थी। एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की सही थी, और समाविया उसकी बाहों में ऐसे सिमट गई जैसे उस पल के लिए वो बरसों से जीती आई हो। वो कहने लगी कि मेरे बाबा, वो बेआवाज़ चीख रही थी, और हादी उसकी पोछ पर हाथ फेरकर बस इतना कह रहा था कि माफ़ कर दो मुझे और भूल जाओ सब कुछ, हम दोबारा से एक नया आगाज़ करते हैं। हादी ने उसके हाथों पे बोसा दिया और उसकी पेशानी पे लब रखे और उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कहने लगा कि
अब कभी मुझसे दूर जाने की बात ना करना। वो कहने लगी कि मैं गई थी छोड़ के या तुम गए थे, और हल्के से उसके सीने पर हाथ मारा और आंखों में वही चमक लौट आई जो कभी यूनिवर्सिटी में नजर आया करती थी। अगले ही दिन हादी ने बारात का बंदोबस्त किया और बड़े धूमधाम से निकाह हुआ। मैमूना ही उसको तैयार कर रही थी और वो इतनी खुश थी कि जैसे अपनी सगी बहन की शादी कर रही हो। समाविया भी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज सबके सामने वो उस घर की इज्जत से बीवी बनने जा रही थी जिसने उसे रुस्वा किया था, मगर आज वही इज्जत से उसकी दुल्हन बनकर जा रही थी। अरमान भी बेहद खुश था। वो बार बार कह रहा था कि मैं भी दुल्हा हूँ, और वो वाकई छोटे दुल्हे की तरह सूट बूट में तैयार हुआ था। निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त आया तो हादी ने एक हाथ से समाविया को थामा और दूसरे हाथ से अरमान को गोद में उठाया, और यूं ही रुखसती हुई जैसे तकदीर ने एक नए सफ़र का आगाज़ कर दिया हो। 2 हफ्ते के बाद वो सब मैमूना से मिलने आए और उसे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, अब तुम अकेली नहीं हो और तुम हमारे साथ रहोगी। तुमने समाविया का बहुत साथ दिया है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। और मैमूना भी खुशी खुशी उनके साथ चल रही। यूं तीनों एक नई जिंदगी में दाखिल हो गए जहाँ ना कोई बदला था, ना कोई नफरत थी और ना कोई पछतावा था। वहाँ सिर्फ मोहब्बत ही और अमन था और सुकून था, और एक ऐसा रिश्ता था जो आजमाइशों के बाद कायम हुआ था और अब कभी भी नहीं टूटने वाला था। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ बदला नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत बदले से बुलंद होती है, और वहाँ नफरत नहीं होती क्योंकि नफरत का गुजर ही नहीं होता। वहाँ पर अना दम तोड़ देती है, वहाँ जिद पिघल जाती है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर जख्म पर मरहम रख देता है। मोहब्बत खामोशी से कुर्बानी देना सिखाती है, दिल की बात को लफ्ज़ों में ढालने की बजाय निगाहों से समझा देती है। मोहब्बत में इंतकाम का तस्वुर नहीं होता, क्योंकि जो शख्स दिल में बसता है उससे बदला नहीं लिया जाता। मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता, और मोहब्बत देने का नाम है, लेन देन का नहीं। मोहब्बत खुद को मिटा देने का हुनर सिखाती है। मोहब्बत वो दीवार है जो नफरत और बदले के दरमियान खड़ी हो जाए तो दोनों अपनी हैसियत खो देते हैं। मोहब्बत जी जाए तो हर ज़ख्म हरा होने के बावजूद भी दर्द नहीं देता। मोहब्बत की गहराई को वही समझ सकता है जिसने दिल से चाहा हो, क्योंकि मोहब्बत को साबित करने के लिए लफ्ज़ों की नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। और जो मोहब्बत को समझ आता है वो फिर किसी को तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि